अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सेहत और आपके साथ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम किसी सब्जेक्ट पर बात करना चाहते हैं सेहत के, और उस हवाले से हम एक्सपर्ट लेके आते हैं आपके पास, ताकि आप आगाह भी हों उस मौजू से, उन मसाइल से जो सेहत के मसाइल हैं, और आपको ऐसे लोग दरिया अब मिल जाएं जो आप दस्तयाब हों जिनसे आप इस्तेफ़ादा कर सकें। इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जिना हॉस्पिटल से आई वार्ड से ताल्लुक़ रखने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर राबिया चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, और इनका इख्तिसास ये है, इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये बच्चों के अमराज़ चश्म से वाबस्ता हैं। इसमें ऑपरेशन भी करती हैं, उनका इलाज भी करती हैं। आँखें क्या एक नेमत हैं, और एक ऐसी नेमत है कि अगर ज़रा सी आँख बंद हो जाए तो सारी अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी शान और फितरत और जितनी भी अल्लाह ताला की सन्नाई है, किब्रियाई है, वो हमारी आँखों से ओझल हो जाती है। हमें पता ही नहीं होता कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसे हुस्न, कैसे कैसे खूबसूरतियाँ बिखेरी हैं। तो इतना अहम शोबा है अमराज़ चश्म, जिससे हमारे फ़ारूक साहब भी वाबस्ता हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और अपने शोबे की जो वहाँ के इंचार्ज भी हैं। मैं चाहूँगा कि आप तारुफ़ कराएं, अपना ख़ुद तारुफ़ कराएं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि आप इस फील्ड में क्या कुछ कर रहे हैं। फिर हम आपसे तारुफ़ लेते हैं अपने ज़बानी, और फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जी सर, शुक्रिया सर। मेरा नाम फ़ारूक अहमद है। मैं जिन्ना हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में तकरीबन 20 साल से काम कर रहा हूँ, और इस टाइम मैं पीड्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज भी हूँ। पीड्स डिपार्टमेंट और सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट और रिफ्रैक्शनिस्ट हूँ। तो इसकी फंक्शन भी मैं पूछ लूँगा। आप कुछ अपने बताएं अपने बारे में, आपके काम के बारे में, आपके जो लगाव है ये ऐसा क्यों है, आप चाहती क्या हैं जब मरीज़ों को देखती हैं, आप बच्चों को देखती हैं, उनकी आँखों में मसाइल होते हैं, तो जो उनकी घर वालों की परेशानी सबको महसूस करती हैं, शायद इसीलिए इतना आप अंदर तक आप हैं लोगों के साथ, मरीज़ों के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ। ये सब आपने ये तालीम ली, किस जज्बे और किस सोच के साथ आपने ऐसा किया? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपने बहुत अच्छा तारुफ़ किया, शायद इतनी तारीफ़ के हकदार नहीं हैं हम लोग। थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया। हम लोग जिन्ना हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। मैं फ़ारूक भाई बोलती हूँ क्योंकि इनसे ये सब हमारे भी भाई हैं। जी, सब मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। और काफ़ी अरसे से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। और जिन्ना में हम जब ज्वाइन किया था तो हम जनरल ऑप्थेल्मोलॉजी करते थे, मतलब हर तरह का मरीज़, बड़ा छोटा, हर तरह के मरीज़ देखते थे, आँखों के अमराज से। आहिस्ता आहिस्ता फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ बच्चों की प्रॉब्लम्स में, क्योंकि बच्चों का इलाज जो है बड़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बड़ों आपके पास कंप्लेन के साथ आया, आपने उसको ट्रीट किया और वो चला गया। बच्चा जब आप ट्रीट करते हो तो वो इस तरह से है कि वो आपका एक फैमिली मेम्बर बन जाता है, क्योंकि वो आएगा और फिर वही आपके साथ रिपीटेड उसके फॉलोअप्स होते हैं, तो वो एक उसका रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों के साथ। दूसरा, बच्चे अपनी तकलीफ़ बता नहीं सकते हैं, तो आपने ख़ुद उसको असेस करना है, ख़ुद उसकी तकलीफ़ जाननी है। और पेरेंट्स के लिए बड़ा तकलीफ़ से होता है, स्पेशली जब एक बच्चा जिसको प्रॉब्लम है और उसको नज़र नहीं आ रहा है, तो और जब बच्चा एक देख नहीं सकता, आपने उसकी सर्जरी की या उसको आपने किसी तरह से भी ट्रीटमेंट किया, और अगले दिन या 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जब वो रिकवर हो और पेरेंट्स खुश होते हैं और बच्चा वो देख रहा होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो इस वजह से हमारा इंटरेस्ट इस तरफ ज़्यादा हो गया, और अब हम इस बच्चों की आँखों का इलाज करने के लिए ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि आप जहाँ आप रोशनी बिखेरती हैं, आँखों में जो है वो चमक आती है, वालिदैन के भी, बच्चों की भी, लेकिन आप उसके साथ साथ जो कैंसर के ऑपरेशन भी करती हैं, तो वो तो बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। उसमें कैफियत आपकी क्या होती है? जो मोस्टली हमारे पास ट्यूमर आ रहा है, हमारी ज़ुबान में उसको रेटिनोब्लास्टोमा बोलते हैं जी। और वो ज़्यादातर जो आता है वो इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की। एटमॉस्फेयर का, वेदर का, ये हेरिडिटरी होता है। एक फैमिली में हुआ, एक बच्चे को हुआ, उसका फॉलोअप नहीं होता, पेरेंट्स इग्नोर करते हैं। शुरू में ये प्रेजेंट करता है उसमें आँख में सफ़ेदी नज़र आती है खाली,
और पेरेंट्स कहते हैं सफ़ेदी है, इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी आँख को इन्वॉल्व करता है, वो पूरी ग्रोथ के साथ आता है कि पूरी आँख बाहर आ गई है या आँख फट गई है, इस तरह से प्रेजेंट करेगा। उस वक्त हम आँख को बचा नहीं सकते हैं, उस वक्त हमारा जो मेन मकसद होता है बच्चे की ज़िंदगी बचाना। क्योंकि अगर ये एक आंख में है तो वो दूसरी आंख में भी जा सकता है, वो ब्रेन में भी जाएगा। और ऐसे बच्चों के बाकी बहन भाइयों को भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये उनमें भी आता है और ये फैमिली में और लोगों में भी हो सकता है। ये आप ये कहना चाह रही हैं इन शॉर्ट वर्ड कि ये जो सूरत हाल है जिन पे कैंसर के पेशेंट होते हैं बच्चे, उनके लवाहिकीन को ये देखना चाहिए कि उनकी हिस्ट्री क्या है, लोगों में क्या है, उनके बच्चों में क्या है और उनमें क्या है, उनको कैसे सेव किया जा सकता है। जो अवेड होता है, मर्ज़ बढ़ता है आगे, उसको कैसे रोका जा सकता है। तो इसमें कुछ एजुकेट, हमारे यहाँ तो एजुकेशन है नहीं, तो आप उनके लेवल पे कुछ एजुकेट करते हैं उन्हें, वालिदैन जब आते हैं, जो उनके लवाहिकीन आते हैं कि भाई आप ये ज़रूर करें, क्योंकि वो वहाँ तो अवेयरनेस नहीं है। तो जब आपकी जो इंटरकनेक्शन होता है तो उसमें आप इंटरेक्शन में कुछ आप, हमारे पास जो ऐसे बच्चे आते हैं, इसका अगर ये पूरी आंख में फैल गया है तो आंख को निकालने के अलावा कोई हल नहीं होता है। लेकिन आंख को निकालने से इसका इलाज कंप्लीट नहीं होता है, उसके लिए फिर हमें इस बच्चे को कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। कीमोथेरेपी के लिए हम बच्चे रेफ़र करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, जो जना के बिल्कुल साथ ही है। लेकिन उसके लिए बच्चों को तकरीबन 6 से 8 महीने हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा या फिर उनको कराची में रहना पड़ता है। अब जो पेशेंट इंटीरियर से हमारे पास आ रहा है या कोयटा से आ रहा है या बलूचिस्तान से आ रहा है, वो माँ बाप उस एक बच्चे को लेके आए, पीछे वो अपने पूरा घर छोड़ के आते हैं, उनके और बच्चे भी हैं, और साथ साथ यहाँ पे रहना, उनको बच्चे को खाना पीना, अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ हो जाते हैं। तो अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं उनको लगता है कि आँख निकाल दी इलाज हो गया। अच्छा। वो कीमोथेरेपी को इग्नोर करके वो उसको वापस चले जाते हैं उसी तरह से। बेशक आप उनको काउंसिल करो भी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है रुकने के, तो वो कहाँ रुकेंगे। आप एक को फ़ंड कर सकते हो, 2 को फ़ंड कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चों को फ़ंड करना, फिर हमारी लिमिटेशंस आ जाती हैं। आपकी लिमिटेशंस की बात क्या है आपकी? हमारे पास एक वार्ड है, उसमें 50 बेड्स हैं। ठीक है। हम ऐसे बच्चों को 6-8 महीने के लिए अगर एक को रखते हैं, बिल्कुल, तो वो फिर बाकी और जो पेशेंट हमारे पास आ रहा है हम उसको कहाँ अकोमोडेट करेंगे। तो इस वजह से बाज़-औक़ात हमें पेशेंट को अपने पास से डिस्चार्ज करके वहाँ भेजना पड़ता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। लेकिन ऐसे पेशेंट को हम लॉन्ग टर्म के लिए 6-8 महीने के लिए एडमिट नहीं कर सकते हैं, वो पेशेंट को ही फॉलोअप पे आना है। लेकिन इस वजह से क्योंकि इतनी डिस्टेंट पे, जी बिल्कुल, वो आना उनके लिए मसला होता है, जिसकी वजह से ये फैलता है, फिर ये ब्रेन में भी जाता है, इस तरह डेथ रेट ज़्यादा होता है, और ये इसको रोकना जो है फ़िलहाल हमारे लिए जो है ज़रा प्रॉब्लम हो रही है। एपरेंटली यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स तो होते नहीं हैं, सर्वे का रुझान भी नहीं है, तो एपरेंटली हम डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि ये हमारे यहाँ ये मर्ज़ अगर कंपैरेटिव देखें, हम अपने रीजन में देखें तो हम कहाँ खड़े हैं, इंडिया से देखें, बांग्लादेश से देखें, भूटान से देखें, सार्क ममालिक में देखें या एशिया में देखें, तो हम लोग कहाँ नंबर करते हैं? ये रेटिनोब्लास्टोमा और इसकी ट्रीटमेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में मोर और लेस सेम ही चल रही है, क्योंकि हर डेवलपिंग कंट्री में यही प्रॉब्लम है, अफोर्डेबिलिटी इशू है। आपने एक हद तक ट्रीट कर दिया, आप उसको प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट आप नहीं दे सकते हो, आप उसको अपने पास नहीं रख सकते हो, तो हर जगह जो है यही प्रॉब्लम है। तो इस पर अवेयरनेस के लिए काम हो रहा है, लोगों को काउंसिल किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। एजुकेशन का बहुत रोल है इसमें। हमारे जो मोस्टली पेशेंट्स इंटीरियर से आते हैं वो बात भी नहीं कर सकते उर्दू में, वो लैंग्वेज बैरियर भी है, उनको समझ भी नहीं आती है, उन्होंने ट्रांसलेटर साथ में रखा होता है। या हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं जो सिंधी बोल सकते हैं, पश्तो थोड़ी बहुत बोल सकते हैं, तो कम्युनिकेशन गैप भी है, उनको समझाना भी बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये सारी सूरत हाल है, एक केओस है, एक फंस गए हैं हम, तो कुछ ऐसे जो डॉक्टर्स सजेस्ट कर सकते हैं कि ये इसको एहतियाती तदाबीर हम क्या करें तो बच्चों को इस तरह बचाया जा सके, उनके भाई बहनों को भी बचाया जा सके, तो वो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये है कि जैसे ही बच्चे में अलामत ऐसी आए कि कोई भी पेरेंट अगर नोटिस करता है कि बच्चे की आंख में सफ़ेदी नज़र आ रही है, तो उसको एज सून एज़ पॉसिबल आपने उसको चेकअप करवाना है। और दूसरा ये कि जैसे नॉर्मल पीडियाट्रिशियंस होते हैं, जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, जब भी कोई भी बच्चा नज़ला ज़ुकाम खांसी किसी वजह से भी उनके पास जा रहा है, तो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट टॉर्च डाल के बच्चे के को देख सकते हैं। अगर उसका जब नॉर्मली आप आंख पे टॉर्च डालते हैं तो हमें एक रेड रिफ्लेक्स लाल इमेज नज़र आता है, या वो अक्स नज़र आता है, बिल्कुल। अगर वो लाल नज़र आ रहा है तो मतलब नॉर्मल है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो सफ़ेद है, तो फ़ौरन पीडियाट्रिशियन को चाहिए कि बच्चे को आई स्पेशलिस्ट की तरफ रेफ़र करें। तो इससे ये है कि जो आपके पेशेंट्स हैं जो अर्ली डिटेक्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर लें
तो इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन नहीं होती है इस वजह से फिर आँख को निकालना पड़ता है, कीमोथेरेपी की तरफ जाना पड़ता है। फारूक अहमद साहब, एक बहुत ही आपका वसी तजर्बा है और आप टेस्ट भी करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं और ये अवेलेबिलिटी आप एक्सेस देते हैं डॉक्टर्स को कि वो जो है वो समझ सकें कि इस हमारा पेशेंट कहाँ खड़ा है और हमें कहाँ से काम शुरू करना है। बहुत अहम आपका शोबा है। तो अब कैसे सबसे ज़्यादा पेशेंट आपके पास क्या आते हैं, कैसे आते हैं और आप उनको क्या किस तरह आप परेशान होते हैं कि यार ये तो हमारे लिए बड़ा दर्द सर है? कहाँ आप कंपैरेटिव देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हम लोग जो है ना डिट्रॉइट पोजीशन में हैं, ख़राबी आ चुकी है? अक्सर सर पेशेंट आते हैं जो माएँ अपने बच्चों को लेके आती हैं, कहती हैं ये बच्चा मुझे देख नहीं रहा, मुझे महसूस होता है कि ये बच्चा जो है ना सुन रहा है लेकिन इसकी आँख जो है ना सर्च कर रही है लेकिन देख नहीं पा रहा है, या सिर्फ वो लाइट देखता है या फिर हमारी आवाज़ सुनता है और हमें फॉलो करता है। तो फिर हम जो है ना उनका आई मुआयना करते हैं तो हमें उससे आइडिया होता है कि इस बच्चे को जो है ना नज़र पैदाइशी ही नज़र कम है या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई प्रॉब्लम हुई है तो नज़र कम है। फिर हम बच्चों का एग्जामिनेशन करते हैं, रेटनोस्कोपी, उसमें से हम रेटनोस्कोपी करके देखते हैं, हमारे पास एक आला है रेटनोस्कोप, उससे हम चेक करते हैं। फिर अगर वाकई उनमें होती है तो हम उनकी साइक्लोपीजिक रिफ्रैक्शन जो है ना बच्चों को गाइड करते हैं उनकी वालदा को कि ये साइक्लोपिन आई ड्रॉप है, ये आप डाल के 3-3 घंटे के वक्फे से घर से आप आ जाएं। आप जब कहते हैं तो एक आम आदमी को आप क्या समझाएंगे, ये साइक्लोपिन क्या है? साइक्लोपिन आई ड्रॉप होता है सर, वो हम जो छोटे बच्चे होते हैं ना 1 साल से लेके या बिल्कुल इन्फेंट बच्चे होते हैं 10 साल की एज के अंदर तो उनमें जो है ना उनकी एकोमोडेशन जो है ना हम ब्लॉक करके फिर उनकी आई का मुआयना करते हैं, तो उससे हमें जो है ना बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर का पता चलता है। सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी जो है आप देख रहे हैं कि फैल रही है पाकिस्तान में? देखें सर, मसला ये है कि जो इंटीरियर सीन से और बैकवर्ड इलाकों से आते हैं ना बच्चे, उनमें तो अक्सर पेशेंट जो होते हैं वो ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से जो है ना ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से बीमारी कौन सी पैदा? बीमारी उनमें एक अक्सर में ट्राइकोमा होता है, अक्सर में जो है ये हमारी जो लिड है ना, लिड पे बीमारी होती है। लिड उसकी वजह से क्या मुराद? लिड हमारा जो आँख की जो लिड है ना, अपर और लोअर लिड जो है ना, इनमें जो है ना ट्राइकोमा की वजह से जो है ना इन्फेक्शन होता है जो फिर हमारे कार्निया को भी इन्वॉल्व कर लेता है। कहते हैं जी जी। तो इंटीरियर में जो है ना ग़िज़ाइयत की भी कमी होती है, तो अक्सर जो है ना वो प्री मैच्योर बेबी में भी जो है ना ये मसला हो जाता है। तो हम पेशेंट की फिर रेटनोस्कोपी करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इसको चश्मे की नीड है। तो फिर हम पर्दे को चेक करते हैं, हम रिफ्रैक्टिव एरर चेक करते हैं, फिर बाद में उसका पर्दा भी चेक करते हैं। फंडोस्कोप पहले हम रेटनोस्कोपी करते हैं, उसके बाद फिर हम उसकी फंडोस्कोपी भी करते हैं कि उसके पर्दे में जान है भी या नहीं, क्योंकि जो प्री मैच्योर होते हैं बेबी, जो 7 मंथ या 8 मंथ का बेबी होता है, उसमें रेटिना जो है ना अक्सर जो है ना उनके रेटिना ठीक तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता, तो जिसकी वजह से जो है ना ग़िज़ाइयत की कमी, मेयार की कमी, वाटर बॉर्न डिजीज़, बिल्कुल ये सब ताल्लुक़ रखती है इनसे जी। और अक्सर जो होते हैं जिन वालदैन में नंबर होते हैं ना, तो उनके ये नंबर आगे हेरिडेटरी जो है ना बच्चों में भी लाजमी ट्रांसफ़र होते हैं। तो जिन वालदैन में नंबर हों उनको वैसे भी चाहिए कि अपने बच्चों का मुआयना लाजमी करवाएं। तो जो कुछ आपने जो फ्रेम बनाया है और उसके बाद आपका क्या जब शिफ्ट करते हैं तो यह कहाँ से काम शुरू करते हैं, इनका कहाँ से शुरू होता है और फिर आप क्या कुछ करते हैं? हम दोनों आपसे मैं बात करना चाहता हूँ जी। जैसे फ़ारूक साहब ने बताया कि पेशेंट आया और पेरेंट्स ने कंप्लेन की कि बच्चे को नज़र नहीं आ रहा, तो इनका काम है कि उसको स्क्रीन करना कि उसको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रही है। नंबर चेक कर लिया, फिर जब नंबर चेक हो गया अगर कोई रिफ्रैक्टिव एरर है तो फिर ये पेशेंट हमारी तरफ आता है। अब हमारा काम ये है कि पहले तो हमें ये देखना है कि रिफ्रैक्टिव एरर कितना है। रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब है चश्मे का नंबर। अच्छा। और उसकी हिस्ट्री पूछना कि क्या वालिदैन में से कोई चश्मा लगा रहा था, बच्चे की उम्र कितनी है। अक्सर पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे की नज़र कमज़ोर है। अच्छा। बाज़ औक़ात ये होता है कि उसकी एक आंख अच्छा काम कर रही है और एक आंख कमज़ोर है,
और वो बाय चांस पिक करता है कि उसने कभी देखा, अपनी एक आंख बंद की और उसने नोटिस किया कि उसको बोर्ड नज़र नहीं आ रहा है, दूसरी आंख से उसको अच्छा नज़र आ रहा है, तो वो पिक नहीं कर पाता है। ऐसे बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो फिर हमें उनका नंबर उसको प्रिस्क्राइब करना है। अच्छा, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे पास जो बच्चे अभी जैसे मैंने बताया कि वो पिक नहीं कर पाते हैं कि उनके नंबर की ज़रूरत है, तो इस सूरत में एक उम्र के बाद 7 साल के बाद वो आँख बच्चों की कमज़ोर हो जाती है। तो आम ज़ुबान में लेज़ी आई बोलते हैं और हमारी ज़ुबान में उसको अम्बलायोपिया बोलते हैं। ये अम्बलायोपिया इसलिए डेवलप होता है कि शुरू के चंद साल बहुत अहम होते हैं नज़र बनने के लिए। अम्बलायोपिया जो है ये सुस्त आँख को कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। शुरू के चंद साल नज़र बनने के लिए बहुत अहम होते हैं। अगर उस दौरान बच्चे को चश्मे का नंबर है जो कि नहीं लगाया गया, इसका मतलब है कि उसके आँख से जो इमेज बना दिमाग को एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, उसको आदत ही नहीं रही वो इमेज देखने की। तो अगर 7 साल के बाद ऐसा बच्चा डायग्नोस हम करते हैं कि इसको चश्मे का नंबर है, बाज़ औक़ात नंबर लगाने से भी वो नज़र बेहतर नहीं होती है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर पेरेंट्स को चश्मे का नंबर है या अर्ली पेशेंट बच्चा ये कंप्लेन कर रहा है सर में दर्द हो रही है, ये चीज़ें बहुत करीब से देख रहा है, तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे को जल्द से जल्द 2 से 3 साल की उम्र में एक चेकअप ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, चश्मे का नंबर है, तो हम उसको लगाएंगे तो वो ये लेज़ी आँख होने से बच जाएगा। नहीं तो उसको सारी ज़िंदगी इस कमज़ोर आँख के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, आपने आमतौर पे डॉक्टर साहबा देखा होगा कि लोग मोटी मोटी आँख, उसमें ख़राबी, उसमें जो है वो सफ़ेदा आया हुआ, फूल बने हुए, और लोग जो है घूम रहे हैं, तो या तो उनको पता नहीं, या उनको इलाज नहीं मिल रहा, या उनको गाइडेंस नहीं मिल रही। तो उसको वो कौन लोग होते हैं बेचारे जितने के इतनी ख़राबी के बावजूद जो डायग्नोज नहीं कहीं हो पा रहे हैं? अच्छा, फिर मैं दोबारा से यही बात करूँगी कि जो पेशेंट हमारे पास इस कंडीशन में आते हैं कि जिनकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई हैं या बहुत ज़्यादा सफ़ेदी के साथ आ रहे हैं, वो मोस्टली इंटीरियर से आते हैं, इंटीरियर सिंध से हो गए, बलूचिस्तान, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है और डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। दूसरा, ये एक और चीज़, हमारे यहाँ स्टीरॉयड का इस्तेमाल बहुत कॉमन है और बहुत बुरी तरह से किया जाता है। अर्के गुलाब, मैं इसको बुरा नहीं कह रही हूँ, अर्के गुलाब चेहरे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा पेशेंट ज़रा सी आंख लाल हो, अर्के गुलाब डालो। अच्छा, जो सुरमा कहते हैं, वो सुरमा तो सुन्नत है, लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ तो क्वालिटी का भी तो बड़ा मसला है ना। तो हम उसको सुन्नत समझ के ये तो समझें कि वो सुरमा है भी या नहीं, जो सुरमे का मयार होना चाहिए था या उस वक्त ज़माने में था, और इस्तेमाल अब तो कहते सुरमा गाड़ियों बसों में भी बेचते हैं, और वो उसके बाद जो है वो तो देखता रह जाता है, वो बेचारे अंधे हो जाते हैं। सुरमा इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम नहीं है, एक सौ जैसे आपने बताया कि खालिस हो। दूसरा, अगर इन्फेक्टेड आंख है तो उसमें उस वक्त भी लोग सुरमे का इस्तेमाल करते हैं। लोग अगर कहें कि भाई सुरमा खालिस हो, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? लोग तो समझते हैं कि सुरमा है, वो कहता है खालिस, वो कहते हैं हाँ खालिस है। अब उसको स्टैंडर्ड के लिए तो वो उसका आप कुछ नहीं कर सकते उसका आप कुछ नहीं कर सकते। उसके साथ और भी बहुत सारी सुन्नतें होती हैं, सुन्नतें हैं, फिलहाल वो कर लें, ज़रूरी नहीं है कि हमने सुरमा ही डालना है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हम पूरी कर रहे हैं। तो क्योंकि सुरमा एक पत्थर होता है जिसको हम पीस के बारीक जितना पीसते हैं वो बारीक, उसमें कुछ क्रिस्टल रह जाते हैं, फिर जब हमारी आंख में सुरमा लगाते हैं ना, तो वो हमारे आंसुओं की छोटी छोटी नालियां होती हैं, उनमें जाके वो ब्लॉकेज कर देता है। सुन्नत तक तो बिल्कुल ठीक है, जो मयार होगा वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन आज का जो मयार है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो उसमें ये डॉक्टर को ये कहना चाहिए कि हर सुरमा जो है उस मयार का नहीं होता, बिल्कुल, लिहाजा जो है आप उससे बचें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको कहना है, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ कि उससे बचें, या फिर आपको इतना मालूम होना चाहिए कि उसका स्टैंडर्ड ठीक है और मेडिकली जो है वो फिट है फॉर आए जो है। छोटे बच्चों में तो बिल्कुल माओ को चाहिए कि सुरमा ना लगाए, उनके बिल्कुल बारीक बारीक आंसुओं की नाली होती है, जब हम उनमें लगाते हैं सुरमा तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल जाके हमारी उस पंक्टम को ब्लॉक कर देते हैं, फिर उनमें एक नई बीमारी पैदा हो जाती है। आँख में सुबह पानी चिपकी होगी, आँख पानी आ रहा है, वाटरिंग है, डिस्चार्ज है, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसीलिए गुलाब की तरफ, अर्के गुलाब तो बहुत नुकसानदेह है, ख़ास तौर पे जब हमारी आंखों में इन्फेक्शन हो, अक्सर ख़वातीन अर्के गुलाब डाल लेती हैं। उससे क्या होता है कि वो इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाता है और अक्सर गुलाब तो मुरझा जाता है, मोतिया हो जाता है। बिल्कुल, मोतिया, और आँख में अल्सर भी हो जाता है, और ये अल्सर ऐसा हो जाता है कि फिर आँख कार्निया जो है ना वो हेज़ी हो सकता है, आँख ज़ाया भी होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि आँख में कोई प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, तो आप
अमराज चशम या जो आप कह रहे हैं, आई का डॉक्टर है उसको जाके लाजमी चेक कराएं, अपनी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अक्सर सुरमा यूज़ कर लेंगे, अक्सर अर्के गुलाब भी यूज़ करते हैं, और अक्सर जो है वो महल्ले के डॉक्टर को दिखा के देते हैं, वो बेटनीसोलैन आई ड्रॉप लिख के दे देते हैं अक्सर वो। तो बेटनीसोलैन को आप जो है थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कि किन किन दवाइयों से किन किन ये जो मग़ज़ियात हैं और ये जो चीज़ें किन किन से बचना चाहिए? जैसे शहद है, कुछ शहद डाल देते हैं। शहद डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा। है, शहद आप डाल सकते हो, वो एक न्यूट्रल चीज़ है, वो नुकसान नहीं देगा। अजीब सा बात है, लोग कहते हैं कि यार मुझे शुगर है तो मैं शहद डालूं, ये एक सवाल है, आप इसको क्या कर सकते हैं? वो आपकी बॉडी में तो नहीं जा रहा। हाँ, मतलब ये लोग तो हमने कोई पेशेंट कभी शहद से ट्रीट नहीं किया, लेकिन अगर कोई पेशेंट डालना चाह रहे तो उसमें नुकसान नहीं है। हमारे यहाँ जो है स्टैंडर्ड का मसला हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है। हमारे यहाँ बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं लोग अर्के गुलाब, चेहरे के लिए तो करते हैं, आंखों के लिए हर कोई यूज़ करता है, हर किसी के घर में तकरीबन है। सही, बिल्कुल। तो वो अवॉइड करना, क्योंकि उसके अंदर स्टीरॉयड है, वो मोतिया भी उसका रेट बढ़ाएगा, उसके अलावा आंखों का प्रेशर भी बढ़ता है। स्टेरॉइड से अगर एक आम आदमी सुनना चाहे कि ये है क्या, इसको किस तरह आप मुझे एक्सप्लेन करें तो मैं उनकी ज़बान में। स्टीरॉयड एक मेडिसिन होता है जो कि हम खास बीमारियों के लिए देते हैं। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आप बिला वजह किसी दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हाँ। तो स्टीरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स में से एक ये है कि वो हीलिंग को रोकता है, आँख की हीलिंग जो है उसमें आँख का दबाव बढ़ाता है, प्रेशर साइड इफेक्ट में आता है। जी, और दूसरा ये कि मोतिया जो है नॉर्मल जिस एज में होता है उससे पहले हो जाता है। तो ये अर्के गुलाब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आंखों के लिए। चेहरे के लिए आप करें, बेशक करें, आंखों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, जैसे सुरमा आपने बताया, फारूक साहब ने भी बताया कि सुरमे का इस्तेमाल न्यू बॉर्न्स में नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पंक्टम को ब्लॉक करता है। इसके अलावा इन्फेक्शन वाली आंख में सुरमे का बहुत इस्तेमाल करते हैं हमारे लोग, और वही जो जिसकी वो उसको क्या बोलते हैं, सिलाई, वही सिलाई आप वापस डालेंगे और घर के बाकी लोग भी वही सिलाई इस्तेमाल करते हैं, तो एक इन्फेक्शन वो फिर पूरे घर को हो जाता है। और जिसकी उर्दू ये बता रहे हैं वो काम आपका है, ख़वातीन का। और अक्सर माएँ जो है ना वो बच्चों में जो है ना ये लगाती हैं, तो हम अक्सर माओं को मना करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, 1 दिन से लेके 12 साल की एज के दरमियान। अच्छा, जो इन्फेक्टेड आइज़ हैं जो एक दूसरे से मतलब लगती हैं, तो उसमें बच्चे भी क्या एहतियात करनी चाहिए? वो लोग गोदी में ले फिर रहे हैं, हर एक उसको प्यार कर रहा है, और ये भी तो मसाइल होते होंगे ना। हम लोग बहुत ही निचली सतह पे बात करना चाह रहे हैं। बच्चे को तो इन्फेक्शन हो गया, अब वो तो उसका ये हो सकता है कि जो प्यार कर रहा है उसको भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि ये इन्फेक्शन इस तरह से है कि आंसू, हाथ, टिश्यू पेपर, किसी का इन्फेक्टेड हाथ, आँख में आंसू था, वो किसी ने बच्चे का प्यार से साफ़ किया और वही हाथ अपनी आंख में लगा लिया, तो वो इन्फेक्शन इस तरह से ट्रांसफ़र हो सकता है। तो जिसको भी वायरल इन्फेक्शन होता है, चाहे वो बड़ी एज में हो या छोटी एज में हो, तो मालूम ही नहीं होता इन्फेक्शन हुआ भी या नहीं हुआ। नहीं, वो आंख लाल हो रही है, सूजन हो रही है, चिपक रही है, अगर पानी आ रहा है आँख से, तो जब भी इस तरह से कोई सिम्टम्स हो, आँख खोल के फूंक देती है, मतलब इलाज हो गया। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना तौलिया रुमाल अलग से, जो भी बंदा जो भी उसकी ड्रॉप्स डाल रहा है आँख में, तो वो हाथ धो के ड्रॉप्स डाले, और ड्रॉप्स डालने के बाद दोबारा से हाथ धोए, ताकि वो कम से कम उसका उसके साथ जी कांटेक्ट कम से कम होगा, तो वो स्प्रेड कम से कम होगा। ये भी बड़ी अहम बात ये है कि केयर क्या करनी चाहिए। आँखें तो नेमत है ना, इनकी बहुत ज़्यादा हमें जो है ना केयर की ज़रूरत है। बहुत तो सारी कायनात। कभी आँख पे सेल्फ मेडिकेशन नहीं यूज़ करनी चाहिए। लाजमी आप जो है ना आई के डॉक्टर को दिखा के मुआयना करा के फिर आप मेडिकेशन यूज़ करें। हम लोग जो है बड़ी पहले टेक्निकल बातों का इरादा किया था हमने, लेकिन आप इतनी अच्छी वो आप बता रहे हैं बुनी इब्तिदाई सतह पे। कुछ लोग कहते हैं कि यार वो मैंने ये किया वो किया, मैं डॉक्टर के पास गया, प्रोफेसर था, फला अस्पताल गया, वो उससे अच्छा था, वो उससे अच्छा था, वहाँ जाके मेरा ऑपरेशन बिगड़ गया, यार पता नहीं कौन सी दवाई डाल दी। ये तो एलोपैथी पर भी इल्ज़ाम है। ये क्या होता है? ये क्यों इल्ज़ामात आते हैं और लोग क्या या प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? अच्छा, कहाँ खराबी पैदा हो रही होती है? देखें, ज़्यादातर शिकायतें ये सर्जरी, देखिए जितने डॉक्टर्स को हम लोग जानते हैं, जितने सर्जन्स को हम लोग जानते हैं, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि मरीज़ का नुकसान हो। हर किसी की नीयत यही होती है कि फ़ायदा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि कॉम्प्लिकेशन रेट है, वो इस वजह से नहीं है कि डॉक्टर ने जानबूझ के किया या उसकी गलती है। वो बाज़ औक़ात ये होता है हर आँख अलग है, और दोनों आँखें एक बंदे की भी अलग हैं।
अच्छा, ठीक है। कुछ का बाज़-औक़ात ये होता है कि जैसे आप कैटरेक्ट सर्जरी ले लीजिए, मोतिये की सर्जरी, एक आंख की सर्जरी की तो अगले दिन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, आपने पट्टी हटाई बिल्कुल नज़र आ रहा है। इसी तरह उसी आदमी की दूसरी आंख की सर्जरी की और उसको जो है 3-4 दिन तक नज़र नहीं आया, या फिर उसकी आंख में कोई इन्फेक्शन हो गया। अब उसमें ये होता है कि हर मोतिया का लेवल अलग है। अगर मोतिया सख्त हो जाता है तो उसमें जो हम लेज़र से सर्जरी करते हैं, फेकोएमल्सिफिकेशन, उसमें लेज़र की पावर बाज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो उसमें ये होता है कि पर्दे पे बरम आ जाता है। दूसरा, एज के साथ साथ पर्दे में जो कॉर्निया जिसको हम बोलते हैं, उसका काउंट, एंडोथेलियल काउंट भी कम होता है। तो जब वो काउंट कम होता है तो वो कॉर्निया में रिकवरी पावर कम होती जाती है। उसकी वजह से भी से मुराद आपके आगे का पर्दा, जी ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उसमें लेयर्स में सेल एज के साथ साथ काउंट कम होना शुरू हो जाता है। जब वो काउंट कम होता है तो उसमें रिकवरी, जो हीलिंग पावर है, तो वो थोड़ी कम हो जाती है। हो सकता है उसने एक आंख की सर्जरी 4 साल पहले कराई है और दूसरी आंख की सर्जरी जब वो करा रहा है उसमें मोतिया भी सख्त है, कॉर्निया भी उसका डिकम्पनसेट हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा विजन रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा। तीसरी चीज़, बाज़ औक़ात मरीज़ डायबिटिक होता है, डायबिटीज़ मतलब शुगर जिसको आम ज़ुबान में बोलते हैं, और वो कंट्रोल्ड नहीं होती है। पोस्ट ऑप मतलब सर्जरी के बाद अक्सर मरीज़ ड्रॉप्स भी नहीं डालते हैं आँख में, और ड्रॉप्स ना डालना और डायबिटीज़ का बढ़ जाना, शुगर लेवल बहुत, मरीज़ से पूछें शुगर कंट्रोल में, जी कितनी कंट्रोल में है, 350 जी। तो ऐसे ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मरीज़ को प्रॉब्लम बाद में होती है। लेकिन क्योंकि हमारा मरीज़, इसमें हमारा भी कसूर है कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, वर्कलोड इतना है कि हम शायद प्रॉपर काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं, हर मरीज़ को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। ये भी एक चीज़ हो सकती है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, आप तो एमफिल आपने किया है, आगे भी आप करना चाह रही हैं, तो आपका जो आप ये सोचती हैं कि मुझे क्या कुछ ऐसा एक एरिया आपको मिले जिसमें आप बहुत ज़रूरत आप महसूस करती हैं और आप उसमें खिदमत अंजाम देना चाहती हैं। आपके हवाले से तो हमने बात की नहीं, क्योंकि अहम तरीन काम ये है कि आपको जो ड्रीमफुल हैं, आप जो देखती हैं, और मेरे ख़्याल में जो है आँखों का इस्तेमाल बड़े बड़े ख्वाब देखना है वो आँखें बंद करके नहीं होते, आँखें खुली आँखों से देखे जाते हैं। तो आप क्या चाहती हैं अपने मुस्तक़बिल में, क्या करना चाहती हैं इस तकलीफ़ में दुखों में मुब्तला कौम के लिए? एक जज्बा तो होता है। मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि जब अपना ये ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तो हम हर तरह के मरीज़ देखते थे, बड़े छोटे, और वो टाइम के साथ साथ मेरा इंटरेस्ट बच्चों में डेवलप हुआ कि इनके लिए कुछ करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चे अपनी तकलीफ़ बयान नहीं कर सकते हैं। अभी जो है मैं इसमें स्पेशलाइज एक स्पेशलाइज मैं कर चुकी हूँ। अच्छा। अभी मैं एक सेकंड स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजी में, मतलब बच्चों के लिए ये सब स्पेशलिटी है। इसमें स्पेशलाइजेशन पहले आपने क्या किया था? पहले FCPS जनरल ऑफ्थल्मोलॉजी, अभी ये सेकंड स्पेशलाइजेशन है पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजी। इसमें मेरा इंटरेस्ट है और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी इसमें काम करूँ। अगर मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह कोई इंटरनेशनल फेलोशिप भी ज़रूर करूँगी इसमें, और ताकि मैं यहाँ अपने पाकिस्तान के बच्चों के लिए, स्पेशली कराची और इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प कर सकूं। और ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है, एम्ब्लायोपिया है, आँख में काला पानी और मोतिया, इसकी ट्रीटमेंट अर्ली स्टेजेस पे करके बच्चों के लिए उनका विजुअल रिकवरी जो है उनमें हेल्प कर सकूं। ये बताइए कि ये जो आँखों का टेढ़ापन है आप जब देखते हैं और महसूस होता है, उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? फिर हम एक्सपर्टी भी हासिल करेंगे इसमें। अक्सर से वालिदैन में जो नंबर होते हैं ना, तो वो ही नंबर बच्चों में भी ट्रांसफ़र होते हैं, और वो जब बच्चा तो नहीं बयान कर सकता कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो बच्चा की जो आँख है ना, वो टेढ़ा होना शुरू हो जाती है, तिरछी हो जाती है, अंदर की साइड पे या बाहर की साइड पे, क्योंकि उसको नंबर की ज़रूरत होती है। वो देख नहीं पा रहा होता, किसी एक एंगल से वो देखने की, ड्रम खराब हो जाता है, एक जो मीडिया होता है ना देखने का, वो रेटिना पे फोकस नहीं हो रहा होता, तो उसकी आँख डाइवर्ज हो जाती है, इन्वर्ट या कन्वर्ज हो जाती है, या बाहर की तरफ आ जाती है या अंदर की तरफ आ जाती है, तो जिसको कहते हैं हम उर्दू में टेढ़ापन। तो उनको फिर हम जो है ना पेशेंट को साइक्लोप्लीजिया रिफ्रैक्शन करके उनका चेक करते हैं कि अगर वाकई उनको नंबर की वजह से टेढ़ापन है, तो फिर हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं
माइनस का नंबर है तो मायोपिक पेशेंट है तो उसको माइनस का नंबर देंगे, हाइपरमेट्रोपिक है तो प्लस का नंबर दे के उसका टेढ़ापन जो है कवर करेंगे। और कुछ पेशेंट में जो है वो नंबर नहीं होता लेकिन फिर भी टेढ़ापन होता है, तो फिर हम उनकी जो है रेटिनोस्कोपी करके फंडोस्कोपी के लिए डॉक्टर साहब को रेफ़र कर देते हैं। ये फिर देखते हैं कि इनके पीछे पर्दा ठीक है, पर्दे की हालत ठीक है, लेकिन देख नहीं पा रहा और आँख टेढ़ी जा रही है, बाहर जा रही है या अंदर की तरफ, तो फिर हम इनको रेफ़र कर देते हैं। ये फिर उसकी फंडोस्कोपी करके और ये आगे एडवाइस कि हम इसकी सर्जरी करें। सही है। हाँ, अब ये तो आपने बता दी, ये क्या ये बाय बर्थ भी ऐसा होता है कि जैसे इन्होंने बताया कि वो जो फोकस नहीं कर पा रहा था तो वो जो है वो डिवाइड हो गई या उसका फोकस ख़राब हो गया, तो बाय बर्थ भी ये चीज़ होती है? आँख का टेढ़ापन दो वजह से है। हाँ। एक तो चश्मे के नंबर ना लगाने की वजह से, दूसरा आँख के जो पट्टे मसल्स जो होते हैं उनकी कमज़ोरी की वजह से। अच्छा। अगर किसी बच्चे को शुरू के 4 महीने तक आँख का टेढ़ापन है तो वो नॉर्मल है, क्योंकि वो ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट है। अगर किसी को 4 महीने के बाद तक भी ये प्रॉब्लम रहता है तो इसका बच्चे 4 महीने तक बच्चे की आँख ठहरती नहीं है तो कोई फिक्र की बात उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 4 महीने के बाद भी आँख में टेढ़ापन है तो बच्चे का मुआयना कराना ज़रूरी है। अब वो जैसे इन्होंने बताया कि अगर उसको चश्मे का नंबर है, हमने उसको करेक्शन दे दी और चश्मे के नंबर लगाने से उसकी आँख सीधी हो जाती है अगर टेढ़ापन नंबर की कमी की वजह से है तो। और फिर हम उसका रेगुलर फॉलोअप्स करते हैं हर 3 महीने के बाद या हर 6 महीने के बाद, जिस तरह से जिसको नीड होती है। अगर चश्मे का नंबर नहीं है और फिर भी आँख टेढ़ी है तो उसका मतलब है उसके आँख के पट्टे कमज़ोर हैं, तो उस सूरत में फिर हमें उसकी सर्जरी करनी पड़ती है और सर्जरी के बाद फिर वो आँख सीधी भी हो जाती है। अच्छा, एक टेढ़ापन जो है वो इस वजह से भी हो सकता है कि शुरू में 6-7 साल वो ठीक है, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है आँख बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जा रही है। मैंने अभी पहले जिक्र किया था सुस्त आँख का कि चश्मे का नंबर था, उसको नहीं लगाया गया, आँख को आदत ही नहीं हुई देखने की। जब वो आँख को पता ही नहीं है कि देखना किस तरह है, क्योंकि ब्रेन तक उसको मैसेज ही नहीं गया, तो वो या तो अंदर की तरफ चली जाएगी या बाहर की तरफ चली जाएगी। उस सूरत में अगर हम फिर चश्मा भी लगाते हैं या सर्जरी भी करते हैं तो उसमें रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, वो आँख टेढ़ी ही रहती है। अच्छा, हमने देखा नॉर्मल हमने ये देखा ज़िंदगी में कि लोगों ने कहा कि भाई इसकी आँखें ठहरती नहीं हैं और ये इसको चश्मा इन्होंने लगा दिया है तो आप ये फोकस्ड हो जाएगी, सेंट्रलाइज हो जाएगी और उसका बैलेंस हो जाएगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा है या उसके बाद के भी स्टेप्स हैं जो उसको करने हैं, आप लोगों को करने होते हैं? बिल्कुल, अगर देखिए टेढ़ापन भी जैसे दो वजह से तो है ही है, चश्मे के नंबर और पट्टों की वजह से। बाज़ औक़ात ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर एक पेशेंट में होती हैं कि चश्मे का नंबर भी है और उसके मसल्स भी कमज़ोर हैं। अच्छा। उस सूरत में हम क्या करते हैं कि जो टेढ़ापन जितना चश्मे का नंबर है वो बच्चे को दे दिया और उसके बाद उसको फॉलोअप्स पे रखा 3 से 6 महीने, और चश्मा लगाने के बाद जितना टेढ़ापन बचता है फिर हम उसकी सर्जरी कर देते हैं। वो फॉलोअप के लिए वो फॉलोअप रखते हैं। हाँ, नॉर्मली तो ये कह रहे थे कि यही इलाज है इसका। फॉलोअप बहुत ज़रूरी है, बच्चों में फॉलोअप ज़रूरी है। घर वालों के घरेलू ज़िंदगी में तो कहते हैं कि लगा दिए, अब हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा और ये डॉक्टर ने कह दिया है। नहीं, ओके, फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। 3 महीने 6 महीने में तो बहुत ज़रूरी है बच्चों का। 12 साल से कम एज के बच्चों को लाजमी आप फॉलोअप करें। वैसे नंबर तो चेंज होता रहेगा, फॉलोअप हर तरह फॉलोअप करें। चश्मे का नंबर अगर है, मोतिये की सर्जरी हुई है, काला पानी है, टेढ़ापन है, हर सूरत में बच्चों का फॉलोअप ज़रूरी इसलिए है कि जैसे बच्चे का हाइट लंबी होती है उसकी आंख का साइज़, लेंस का साइज़ सब चेंज होता रहता है। आपने चश्मे सपोज आपने 2 साल की उम्र में बच्चे को चश्मे का नंबर दिया, तो जब उसकी आंख का साइज़ बड़ा होगा तो नंबर डेफिनेटली चेंज होगा। अगर आप वही नंबर उसका 10 साल तक चलाओगे तो वो कैसे, उसको रिकवर कैसे होगा? इसलिए बच्चों का फॉलोअप्स मस्ट है एवरी 6 मंथ्स, और एक दफ़ा नंबर स्टेबल हो जाए तो फिर आप उसको हर साल भी कर सकते हो। अच्छा, काला पानी से क्या मुराद है डॉक्टर साहब? काला पानी जैसे ब्लड का प्रेशर होता है जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वैसे आंख का दबाव, आंख के अंदर भी प्रेशर होता है जो कि वो इस वजह से टेंशन का होता है। नहीं, आंख के अंदर पानी होता है, नॉर्मल जेली होती है और वो आंख से उसका इखराज होता रहता है। बाज़ औक़ात किसी बीमारी की वजह से वो इखराज में जो है कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो पानी का बिल्डअप ज़्यादा हो जाता है। अब आंख एक स्फेयर है, बॉल है, बॉल के अंदर एक हद तक चीज़ रह सकती है, जब उसमें उसकी मिकदार बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जब प्रेशर बढ़ता है तो आँख की नस जिसकी वजह से हमें नज़र आता है उस पर दबाव बढ़ता है। जब वो दबाव बढ़ता है तो उसके फाइबर्स को डैमेज करना शुरू करता है। जब उसको डैमेज करेगा तो उसकी नज़र कम होती जाती है, और काले पानी की वजह से जो नज़र डैमेज होती है उसकी रिकवरी नहीं है।
अच्छा, क्योंकि एक दफ़ा नस डैमेज हुई, अच्छा, वो वापस रिकवर नहीं होता है, इसीलिए कहते हैं कि तो इसका उसमें बेटरमेंट क्या लाया जा सकती है? उसमें रिकवरी, एक तो अर्ली डिटेक्शन कि एज सून एज पॉसिबल बच्चे जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, बच्चे मोस्टली प्रेजेंट करते हैं कि आंख से पानी आ रहा है, या आंख का जो आगे का पर्दा जिसको नॉर्मली वो उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर कोई भी बच्चा ऐसी कंप्लेन के साथ होता है तो उसका फ़ौरन मुआयना करना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, फॉलोअप्स पे रखना चाहिए। और हमारा टारगेट ये होता है कि प्रेशर नॉर्मल रहे। अगर प्रेशर नॉर्मल रहता है तो हम उसको, उस बीमारी को वहीं रोक सकते हैं। जो डैमेज हो गया उसको तो हम रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन फर्दर डैमेज को हम ज़रूर रोक सकते हैं। अच्छा, अब जो है ज़ाहिर है कि हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि वो नुकात आप उठाएं जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और जिसको हम कवर ना कर सके हों, वी आर नॉट एक्सपर्ट। तो आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे खुसूसी एटमॉस्फेयर में, माहौल में हमें आँख की सेहत के लिए, बल्कि खुसूसी तौर पे बच्चों की आँख की सेहत के लिए क्या प्रिकॉशनरीज लेने चाहिए, या किस तरह उनको जो है वो डील करना चाहिए, और क्या क्या एहतियाती तदबीर करना चाहिए, और आपसे कब रब्ता करना चाहिए? मैं एक मैसेज एंड में ज़रूर देना चाहूँगी कि रिफ्रैक्टिव एरर जो हमारी सोसाइटी में स्पेशली फ़ीमेल पेशेंट्स, रिफ्रैक्टिव एरर चश्मे का नंबर, हाँ, ख़वातीन जो हैं स्पेशली, चाहे वो 10 साल की बच्ची है या 12 साल की है या बड़ी है, उनको अगर हम डायग्नोस करें कि जी आपको चश्मा लगाना है, तो उनके लिए बहुत बुरी बात हो जाती है कि हम चश्मा कैसे लगाएंगे और इसकी शादी कैसे होगी और लोग क्या कहेंगे, तो वो चश्मा नहीं लगाते हैं। अगर वो बच्चे चश्मा लगाएं तो वो नज़र उनकी ख़राब होने से बच सकती है। ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर चश्मे का नंबर है तो उसको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको अच्छा नज़र आएगा। वो उस बच्ची का कसूर नहीं है, क्योंकि उसके आसपास के लोग उसको इतना वो ट्रॉमा देते हैं बोल बोल के, चश्मा लग गया, पता नहीं क्या हो गया है, बुरी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, नाम पुकारना शुरू कर देना। तो इस चीज़ को प्लीज़ ख़त्म करें और चश्मा लगाएं। चश्मे लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एज के बाद आप उस चश्मे को हटा सकते हो। हमने इब्तिदा में वो ये भी कहा था कि मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और जो है कंप्यूटर पे बच्चे लगे हुए हैं और वो इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं अपना टाइम, तो उससे इस माहौल, इस माशरे में क्या सूरत हाल, क्या लम्हा पैदा हो रहा है? अच्छा, अब ये है बच्चा पैदा हुआ, मैसेज में जी, बच्चा पैदा हुआ, 3-4 महीने के बच्चे को आप मोबाइल पे, टैबलेट पे स्टोरीज़ और कार्टून्स दिखाना शुरू कर देते हो, क्योंकि वो कुछ खा नहीं रहा है और वो स्टोरीज़, वो कार्टून्स देख के खाएगा। अब उसको उस एज में उसकी आदत हो जाती है और वो एडिक्ट हो जाता है। अब वो जब तक उसको वो मोबाइल और टैबलेट उसके हाथ में नहीं होगा, वो खाना नहीं खाएगा। छोटे बच्चों की इस एज में आप उसको इतना एक्सपोजर दे रहे हो, उसकी अकोमोडेशन ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो ऐसे बच्चों में चश्मे के नंबर के चांसेस, रिफ्रैक्टिव एरर बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसीलिए चश्मे का नंबर बढ़ना शुरू होता है। इसीलिए एडवाइजेबल है कि बच्चों को मोबाइल और टैबलेट जितना दूर हो सके उनको दूर रखें। जब वो एक एज क्रॉस कर लें, उनकी नज़र, वो एज क्या है जिसको कोशिश ये की जाए कि 10 से 12 साल तक के बच्चों का कोई काम नहीं है मोबाइल और टैबलेट के साथ। आप ऐसा कह रही हैं कि वो उससे दूर रहे? आप मुझे बताइए 10 से 12 साल के बच्चे का क्या काम है मोबाइल के साथ? बच्चे ने अगर फ़ोन पे बात करनी है, फ़ोन पे बात करे। अगर उसको गेम्स खेलने का बहुत शौक है, तो लैपटॉप या कंप्यूटर पे आधे घंटे के लिए रोज़ाना खेल सकता है, लेकिन मोबाइल और टैबलेट से दूर रहे तो बेहतर है। अच्छा, बड़ों को क्या एडवाइस करेंगे जो बेचारे वो उनसे ये जुर्म सरजद हो रहा है? अब बड़ों के लिए ये है कि बड़े ज़्यादातर कंप्लेन फिर करते हैं कि आँख से पानी आना, आँखें लाल हो रही हैं, खुश्क हो रही हैं, सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो हैं डिम लाइट्स में मोबाइल यूज़ करने की आदत है हम लोगों को, एक्सेसिव यूज़ है, डिम लाइट करनी है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो बड़े भी कम से कम हम यूज़ करें, मतलब सिर्फ नीड के लिए जो आपको ज़रूरत है, टेक्स्ट किया, कोई स्टडी पढ़ ली। एक्सेसिव लोग इस पे मोबाइल पे मूवीज़ भी चल रही हैं और ख़वातीन तो ड्रामे भी देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। हम लोगों ने मोबाइल का जो है ना गलत यूज़ शुरू कर दिया है। हमें जो बात करनी है वो हम नहीं करते, हम उसके ऊपर मूवीज़ भी देख रहे हैं, हम उसके ऊपर जो है ना कार्टून भी बच्चों को लगा के दे देते हैं। डॉक्टर साहब कह रही थी, मैं आपसे और मज़ीद, तो डॉक्टर साहब कह रही थी कि वो जो हमारी मूवमेंट कम हो जाती है जब हम एक कंसंट्रेटेड देख रहे होते हैं जी, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। इर्तिकाज़, एक तवज्जो एक ही जगह मरकज़ पे लगा दें हम, तो उससे होता है हमारा जो आँख है ना ब्लिंक करती है, तो वो हम उसको अपनी एक जगह जब तवज्जो मरकूज़ कर देते हैं तो हम ब्लिंक करना जो है ना वो भूल जाते हैं या कम कर देते हैं। उसकी वजह से हमारा कार्निया ड्राई होना शुरू हो जाता है, उसके बाद ईचिंग महसूस होती है। कार्निया ड्राई के नाम आया, तो जो ड्राई आई होती है वो शुगर में भी काफ़ी है।
वो उसका एक साइड इफेक्ट है। डायबिटिक पेशेंट को ड्राई आइज हो सकती हैं, या एक तो ब्लिंक रिफ्लेक्स कम हो गया एक्सेसिव, और दूसरा ड्राइनेस की वजह से बाज़ लोगों को जिनको जोड़ों का प्रॉब्लम होता है, हड्डियों का मसला, उन लोगों में भी ड्राई आइज होती हैं। अच्छा, और वो जो एक आर्टिफिशियल टेयर भी होते हैं, जी मुझे तो बड़ी हैरत हुई, चले रोना हो तो मैं जेब में रख लिया करूं। तो वो क्या है? वो जब आँख में आंसू की प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाती है, जैसे मैंने जो बीमारियां बताई उसमें, तो फिर हमारे पास आर्टिफिशियल टेयर्स आते हैं। वो अगर आप उसको दिन में 3 से 4 मरतबा डाल लें तो वो सूदिंग इफेक्ट देते हैं आँख को। अच्छा, वो इसलिए है। और अक्सर पेशेंट सर जो आप हैं, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा देर काम करना है, तो उसमें फिर हम आपको दे देते हैं कि आप ये अपनी कार्निया को ड्राइनेस से बचाने के लिए कंप्यूटर पे काम करने से 2 मिनट पहले आप दोनों आँखों में ये TS नेचुरल 2 TR प्लस जो भी है ये आँखों में डाल लें, ताकि आपकी जो आँख ना ड्राई होने से जो है ना बच जाए। आप घंटा आधा घंटा काम करेंगे, उससे आपको आप क्या एडवाइस करेंगे? और डॉक्टर साहब से तो हमने एक मैसेज मैं तो खास तौर पे बच्चों की माओ से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चों को जो है ना अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल या टैबलेट दे देंगी कि ये लो इस पे खेलो, और खुद मसरूफ हो जाएंगी अपने काम में। तो हुई आपने अपनी? जी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तक जी बिल्कुल, मैंने तो अपने बच्चों को जो है ना, अभी मेरी एक बेटी जो है अब कॉलेज जाना शुरू हुई है, तो तब मैंने उसे मोबाइल लेके दिया है। अच्छा। क्योंकि बच्चों का मोबाइल में काम नहीं है। बच्चे अक्सर जब मोबाइल ले लेंगे ना, वो वालिदैन को भी भूल जाएंगे, कहीं कोने में जाके बैठ जाएंगे, फिर वाईफाई इस्तेमाल करना शुरू वो होगा, तो कोने में बैठ के बस यूज़ करते रहेंगे वो मोबाइल। उसमें उनको ना खाने की फ़िक्र है, ना उनको ये फ़िक्र है कि सोना है या ये हमारा इस होमवर्क करने का टाइम है, वो हर वक्त मोबाइल में घुसे रहेंगे। तो इसीलिए कोशिश करें, माओं को चाहिए कि अपने बच्चों को जो है ना, छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे मोबाइल और टैबलेट से जो है ना दूर रखें। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ एक सवाल आया है कि बच्चों की आँख में जो तकालीफ होती है, इसकी वजूहात क्या है, और जो है ना, और जो दर्द होता है उसका क्या करना चाहिए? सर में दर्द होता है आँखों की ख़राबी की वजह से, और मज़ीद मसाइल होते हैं, वो दर्द और तकलीफ़ क्या होती है जो जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये जो है वो अमराज़ चश्म में मुब्तला है, और उसका इलाज क्या होना चाहिए? जो सर दर्द की आपने बात की, मैंने पहले भी मेंशन किया कि मोस्टली बच्चे बता नहीं सकते कि उनको कम नज़र आ रहा है, क्योंकि उनकी अकोमोडेशन मसल बड़े स्ट्रांग होते हैं। वो पढ़ ज़रूर लेंगे, देख ज़रूर लेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उनको सर में दर्द की शिकायत होती है। अगर बच्चा सर में दर्द की शिकायत कर रहा है या आंखों में दर्द की शिकायत कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी आंख कमज़ोर है, उसको नंबर की ज़रूरत है। ऐसे बच्चों का मुआयना बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बाज़ औक़ात आँख में इन्फेक्शन मतलब आगे का पर्दा इन्वॉल्व है, हाथ लग गया, पर्दे पे ख़राश आ गई, वो बच्चा भी दर्द के साथ आपके पास प्रेजेंट कर सकता है, और आंख लाल हो सकती है, आंख से पानी आ सकता है। तीसरा, जैसे मैंने काले पानी का जिक्र किया था, अगर आंख का दबाव बढ़ रहा है, ऐसा बच्चा भी दर्द के साथ प्रेजेंट कर सकता है। आंख में इन्फेक्शन, हमारी ज़ुबान में इसको यूवियाइटिस बोलते हैं, या लाल आंख, उसके वो भी बच्चा जो है दर्द के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ऐसे बच्चे को इलाज की ज़रूरत होती है। और जो बेहतरीन ग़िज़ाएँ जिसमें आँख को की सेहत जो रहती है जिस पे कायम, उसके बारे में बच्चों मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि अगर स्पेशली बच्चों को, कि अगर वो गाजर किसी भी फॉर्म में, वैसे रॉ ले लें या जूस, अगर जूस का थोड़ा टेस्ट अच्छा नहीं होता तो हमारी अम्मा भी कहती रही, और हमने कभी गौर ही नहीं किया, नहीं तो समझते नहीं। गाजर अच्छी है आँख के लिए। इसके अलावा अगर फ़िश बच्चे खाएँ किसी भी फॉर्म में, और सौंफ मिक्स करके, और ये अगर अपनी डाइट में ऐड करें तो ये नज़र के लिए अच्छा है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो बातें हुई हैं हम एक दफ़ा आपके सामने रखें कि किस तरह टेढ़ापन के बारे में डॉक्टर साहिबा ने और हमारे फ़ारूक साहब ने बताया कि उसकी वजूहात क्या हैं। उसके लिए अहम तरीन बात यह है कि आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, अपने टेस्ट करना चाहिए, रिपीटेडली जो है उसको देखते रहना चाहिए कि उसमें कहीं ख़राबी नहीं हो रही है, और उसका इलाज भी आपको बता दिया गया है, उसका आप ज़रूर ख्याल रखें। जो आज का जो अहम तरीन सवाल, टॉक ऑफ द टाउन है, वो ये है कि हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम बच्चों को खिलौना बना रखा है हमने इसको, ये इसका क्या इलाज है? इसमें यही है, बहुत अहम बात ये कही गई है कि 12 साल की उम्र तक बच्चों के लिए कहीं ना कहीं कंप्यूटर या जो है सेल फ़ोन ज़रूरी है ही नहीं, इसके करीब जाने की ज़रूरत क्या है। और अगर बहुत ही ज़रूरत है तो आधा घंटा कम से कम बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक मेच्योर्ड बचकाना
उम्र के साथ 12 साल तक जो है वो भी जो है वो आधा घंटा चाहें तो इस्तेमाल कर लें और न चाहें तो उनके साथ बेहतर है। तीसरी बात ये भी कही गई है कि जो बच्चों को कैंसर होता है और जो रिमोट एरिया में जो तकालीफ़ हैं उसका जो उनको शऊर नहीं है, आदत ख़राब हो जाती है और उसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी न किसी तरह अब रब्ता करें डॉक्टर से और उसका इलाज कराएं। और उसको एक मसला सिर्फ ये नहीं बताया डॉक्टर साहबा ने कि वो जो मरीज़ बच्चा है वही अफेक्ट होता है, उसके घर वाले भी अफेक्ट होते हैं और अगर वो उसमें कैंसर है तो वो कैंसरिक पेशेंट जो है वो दूसरी की उसकी हिस्ट्री भी होती है तो वो कई आँखों में मुंतकिल होता है उस फैमिली की। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसी सिम्टम्स नज़र आती हैं, ऐसे अलामात नज़र आती हैं तो डॉक्टर्स कम ज़रूर हैं लेकिन उनसे रुजू किया जा सकता है, उनसे मशवरा लिया जा सकता है, उनसे इलाज कहीं ना कहीं कराया जा सकता है। अपने तौर पर जो है मेडिफिकेशन नहीं करनी चाहिए। जैसे मशहूर है कि अर्क़ गुलाब डाल लिया जाए तो जनाब आपकी आंखें जो है मोतिया नहीं होगा, गुलाबी गुलाब आपको नज़र आएगा। ऐसा नहीं है, आंखें गुलाबी होंगी, लाल होंगी, ख़राब होंगी और फिर उसमें कालापन आएगा, काला पानी आ जाएगा और फिर वो नाकाबिल इलाज इसलिए है कि वो रगों को ख़राब कर देता है और वो इर्रिपेरेबल है, उसकी मरम्मत या उसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए ज़रूरी है कि आप ये एहतियात भी करें। और जो सुरमे की है सुन्नत है, ज़रूर सुन्नत को अदा करना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि हमारे समाज में एक तरफ हम सुन्नत अदा कर रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ मयार क्या है इस सुरमे का, वो चेक अगर नहीं होता तो हमारे पास एक ही तरीक़ा रह जाता है कि हम एहतियात बरतें, सुरमे को इस तरह ना लगाएं कि हम हर सुरमा डाल लें और फिर उसके बाद जो है वो हमारी आँखों में रोशनी न रहे, सब अंधेरा ही अंधेरा हो जाए। ये बेइंतहा अहम है। आज का प्रोग्राम इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ जो है आँख अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इसकी बचत के लिए, इसकी हिफाजत के लिए इक़दामात किए जाएँ। बहुत ही आसान अल्फाज में हमने आज गुफ्तगू की और बहुत सारा हमारा मैसेज हम पहुंचाने में कामयाब हुए। अल्लाह करे कि ये खैर जारी रहे, हम डॉक्टर साहिबा को दोबारा बुलाएं और हमारे फ़ारूक साहब भी आएँ और ऐसे डॉक्टर्स जो आपके साथ काम करते हैं, एसोसिएट करते हैं, आपको इस मिशन में आप शरीक हैं, वो हमारा काम ये है कि आपके साथ किसी न किसी बहाने से जो है इस काम को अंजाम देते रहें। और अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ा मुकाम दिया है कि आप एक तो शोभा ये है कि बीमार आदमी के लिए आप साथ खड़े रहते हैं, उसमें आँखें बहुत बड़ी नेमत है और उसका इलाज में अल्लाह ताला ने आपको रखा है। आप लोगों को अल्लाह सलामत रखे और आपको खिदमत में मामूर रखे और इस शोबे में आपको तरक्की देते रहे। और जो आपको फटीक आती है, जो तकलीफ़ें आती हैं, जिसमें आप थक जाते हैं फ़ारूक साहब, ये अल्लाह की कबूलियत का एक मौका है, इसको बर्दाश्त कीजिए, अपना भी ख्याल रखिए और हमारे मरीज़ों का भी ख्याल रखिए। हम आपके ख्याल के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हम अपने मेज़बान डॉक्टर राबिया जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हमारे फ़ारूक साहब जो स्पेशलिस्ट हैं, अपने शोबे के सारे एग्ज़ामिनेशन करते हैं, टेस्ट करते हैं और डॉक्टर्स की बहुत मदद करते हैं और सारा दिन जो उनके टाइमिंग्स हैं उसमें मसरूफ़ रहते हैं। तो इसके साथ ही हमारे लिए भी दुआ करें, इन लोगों के लिए भी दुआ करें और खैर की दुआ सारी कौम के लिए कि अल्लाह ताला इस मर से बचाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आगाही अता फ़रमाए। अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को सेहत और आपके साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।